नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो अपलोड हो रहा है। आज का अपना ये वीडियो है चोल प्रशासन से संबंधित। चोल प्रशासन में कौन कौन से शासक हुए और चोल प्रशासन में कला, साहित्य और भी जो अति आवश्यक जानकारी है उसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर दीजिए। पिछले आपने वीडियो देख लिए होंगे, 12-13 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो अपने सिलेबस 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का चल रहा है उसी की अपन अध्ययन कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन बढ़िया तरीके से आपके सामने चोल प्रशासन के बारे में जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगा। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने कमेंट किए थे, उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। हालांकि अपने पिछले वीडियो में शामिल किया था कि जो अच्छे कमेंट है, जो मुझे मोटिवेट करने वाले कमेंट है, वो भी वीडियो में शामिल किए हैं। पिछले वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी किया, तो अपन उन्हें भी बीच में देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चोल प्रशासन कला व साहित्य। चोल प्रशासन कला व साहित्य यानी कि तीन अपना महत्वपूर्ण इसमें जानकारी होती है। एक तो प्रशासन के बारे में, और प्रशासन के बाद में यहाँ कला और साहित्य, इन तीनों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। चोल प्रशासन में अपन शासक आ जाएंगे, शासकों का युद्ध आ जाएगा, साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, और उसके बाद में उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी और प्रमुख शासन कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में जानकारी होगी। और कला के बारे में कि चोल साम्राज्य में, चोल काल में कौन कौन से कला का विकास है जो कि हुआ था, और उसके साथ में साहित्य यानी कि जो चोल साम्राज्य, चोल प्रशासन के समय में साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में इस वीडियो में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, चोल प्रशासन कला और साहित्य जानकारी तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन चोलों के बारे में प्रथम सवाल यही रहता है कि इस साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है। तो देखिए, इसकी जानकारी है जो कि हमें पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उनसे, और कात्यायन का वार्तिक, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, उसके साथ साथ में महाभारत से हमें जानकारी प्राप्त होती है, और महाभारत के साथ में संगम साहित्य और टोलमी। ज्यादातर हमें जानकारी संगम साहित्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी और कात्यायन का वार्तिक, और इसके साथ में टोलमी, इनका जो विवरण है इनसे हमें जानकारी है जो कि चोल प्रशासन के बारे में उपलब्ध होती है। तो अपने पहले भी पिछले वीडियो में भी समझा था कि इतिहास का अपन जब भी अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कब, कहां, कैसे, ये प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो देखिए, कैसे जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि चोल प्रशासन के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी और इसके साथ में कात्यायन का वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य और टोलमी, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि ये साम्राज्य कहां था, कौन सी जगह था, ये साम्राज्य है जो कि कहां था, कौन सी जगह था। तो इसमें देखिए, आधुनिक कावेरी नदी है वहां, और तिरुचिरापल्ली और तंजौर, इस क्षेत्र में ये साम्राज्य है जो कि विस्तृत था। उसके बाद में देखिए, ये पूछा जाता प्रश्न है कि चोल प्रशासन की राजधानी क्या थी। तो चोल प्रशासन की राजधानी है वो उत्तरी मन्नलूर थी। कौन सी थी दोस्तों? उत्तरी मन्नलूर। इसके साथ में कालांतर में साम्राज्य विस्तार हुआ तो धीरे धीरे इनकी राजधानी है जो कि उरैयूर और तंजावुर हो गई। उरैयूर और तंजावुर हो गई, ये दोनों चोलों की क्या थी, राजधानी थी। कालांतरीन समय के साथ में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो फिर इनकी राजधानी है वो चेंज हो गई, ये दो राजधानी और बन गई। इनका जो शासकीय चिन्ह, प्रश्न छोटा पूछा जाता है कि चोलों का शासकीय चिन्ह क्या है, बड़े लेवल पे प्रश्न पूछा जाता है तो इनका शासकीय चिन्ह है जो कि बाघ है। कौन सा है? बाघ है। और प्रमुख शासक में अपन अध्ययन करेंगे तो प्रमुख शासन में देखिए, यहाँ पे उर्व पहरे एलनजेत चैनी, ये प्रथम, उसके बाद में करिकाल, करिकाल के बाद में विजयालय, विजयालय के बाद में आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के बाद में राजराज प्रथम, और फिर राजेंद्र प्रथम और राजाधिराज प्रथम। इन राजाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चैनी जो कि ऊपर अपने प्रथम शासक उरुपरहरे एलनजेत चैनी, इनका शॉर्ट नाम से अपन चैनी के रूप में अध्ययन करेंगे। तो ये प्रथम राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी है वो उरैयूर के रूप में स्थापित की। ये प्रथम राजा थे। कौन? उरुपहरे एलनजेत चैनी, ये चोल प्रशासन के प्रथम शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी है जो कि किससे बनाया गया, उरैयूर। ठीक है, ये चैनी के बारे में इतनी ही जानकारी अपने पुस्तक में दे रखी है। जितनी जानकारी अपने पुस्तक में दे रखी है उन्हीं का अपन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप
किसी दूसरी जगह या फिर ये भी अपेक्षा कर रहे हो कि सर ये तो हमने किताब में से तो पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा भी मुझे पढ़ना है, तो देखिए दोस्तों उससे ज़्यादा आपको कंपटीशन लेवल के क्लासों में मिलेगा। लेकिन अपन अध्ययन 12th क्लास का कर रहे हैं, 12th क्लास में अच्छी मार्किंग के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जानकारी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, एक एक नंबर के प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे वो भी जानकारी साथ में उपलब्ध होती जा रही है। कॉपियां कैसे चेक होती हैं, उनको मद्देनजर रख करके जो सामग्री प्रश्न पूछने लायक होती है वही आपके सामने प्रस्तुत करो। हालांकि बच्चे कॉपियां में लिखते हैं, कॉपी चेक भी की है, हमने भी चेक की है, तो काफ़ी सारी जानकारी जो कि आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं, लेकिन मार्किंग जो की आती है बोर्ड की तरफ से, उसमें जो अपनी किताब में होता है वही शामिल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चयनिक के बारे में हो गया अपना। चोल प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा पास में। इसके साथ में आप एक साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, यह भी प्रश्न पूछने लाएंगे। उसके बाद में राजधानी और शासकीय चिन्ह, हालांकि ये प्रश्न छोटे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम में जरूर पूछते हैं। और इसके साथ में प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनके बारे में, और फिर अलग अलग अपने जो शासक है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगला अपना दोस्तों जो पार्ट रहेगा, अब देखिए कुछ विद्यार्थी हैं जो कि मुझे इसीलिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन से ही मैं आप तक वीडियो उपलब्ध करवा पा रहा हूं। एक है अपने माइंड मैकेनिक, ये लिखते हैं कि सर मैंने सारे वीडियो देख लिए हैं, सर न्यू वीडियो अपलोड करो ना हिस्ट्री के। देखिए माइंड मैकेनिक, हालांकि आपका नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन आप नाम अच्छा रखा है माइंड मैकेनिक। देखिए मुझे जितना भी समय मिलता है मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं। हालांकि राज्य की सेवा में हूँ, विद्यालय तो बंद है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है, इसलिए जितना भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करूँगा। माइंड मैकेनिक आपका पुनः धन्यवाद। उसके बाद में लिखते हैं सरोज कुंवर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर पॉलिटिकल बी क्लास पढ़ाओ ना प्लीज़। देखिए आपके प्रत्येक वीडियो पे कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोगों की प्रेरणा से ही मैं YouTube प्लेटफॉर्म पे हूँ। देखिए YouTube प्लेटफॉर्म पे ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे ज़्यादातर लोग टिकते नहीं हैं। इसमें एक वीडियो बनाने के लिए मान लिया आपका ये 20-30 मिनट का वीडियो होगा, तो ये 30 मिनट का वीडियो 2 घंटे या 3 घंटे तक मुझे लग सकते हैं। इस पर लगते भी है 3-4 घंटे तक लगते हैं। पहले किताब में से अलग अलग जानकारी छांटने के बाद में उन्हें पुनः यदि टाइपिंग करके पहले मैं आप तक उपलब्ध करवाता था, तो उन्हें टाइप करो, टाइप करने के बाद में वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद में एडिट करो, ऐसे करके 2-3 घंटे है जो कि लग जाते थे। तो ये आप लोगों की प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। हालांकि आप बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, आप भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, तो मैं इस कमेंट सेशन में आपका भी अगली वीडियो में नाम से शामिल करूंगा। चयनिक के बाद में अपना अगले आते हैं करिकाल। कौन आते हैं? करिकाल। ये करिकाल है जो कि एक बेणी स्थान है, वहां बेलदरी व 11 अन्य शासकों की संयुक्त सेना को क्या करता है? पराजित करता है। करिकाल इतना खूंखार राजा था, शासक था। ये बेणी नामक स्थान, कौन सा नामक? बेणी। इस स्थान पर बेलदरी व एक बेलदरी शासक है और 11 अन्य शासकों की संयुक्त सेना को क्या करता है? पराजित करता है। करिकाल इसका नाम है, ठीक है। दूसरी इन्होंने सफलता कहां प्राप्त की थी? दूसरी सफलता ये प्राप्त करते हैं वहेप्रंदलई में स्थान है, कौन सा? वहेप्रंदलई। और ये 9 शासकों की संयुक्त सेना को हराता है। दोस्तों लिखने में क्या है कि मैंने ये अपने टैबलेट पे कॉपी पे नहीं लिखा हुआ, टैबलेट पे मैंने डिजिटल पेन से लिखा है, तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किताब भी साथ में रखिएगा। तो 9 शासकों की संयुक्त सेना को क्या क्या इन्होंने हराया, ये दूसरी इनकी सफलता थी। 9 शासकों की संयुक्त सेना को हराया, यानी एक तरफ तो 11, एक तरफ 9। पहले 11 शासकों की संयुक्त सेना को, उसके बाद 9 शासकों की संयुक्त सेना को, यानी खूंखार राजा था, कह सकते हैं। अब देखिए पुहारपत्तम कावेरीपट्टनम जिसे कहते हैं वर्तमान में कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। और इनकी मृत्यु है वो युद्ध क्षेत्र में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? युद्ध क्षेत्र में हो जाती है। उसके बाद में अगले शासक आते हैं विजयालय। कौन से आते हैं? विजयालय दोस्तों ये 850 से 871 ईस्वी तक रहते हैं, इनका जो कार्यकाल है। और दोस्तों ये नोट्स की कॉपी है जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके
मेरे नंबर ले सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। तो देखिए विजयालय है जो कि 850 से 871 ईस्वी के मध्य रहते हैं और इन चोलों का पुनरुत्थान है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, विजयालय के द्वारा किया जाता है। और चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इन्हें कहा जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, विजयालय को कहा जाता है। उसके बाद में अगला है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो कि 871 से 907 के ईस्वी के मध्य। तो विजयालय का ये पुत्र है, किसका पुत्र है, विजयालय का। और ये 871 में राज सिंहासन पर बैठता है और पल्लव नरेश अपराजित को, ये नाम है अपराजित, पल्लव नरेश अपराजित को क्या करता है, हराता है। पल्लव नरेश अपराजित को हराता है। कौन हराता है, आदित्य प्रथम। ये होगी अपने आदित्य प्रथम तक अपनी जानकारी। आप ऐसे भी आप अपने इसके मोबाइल में देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में बाद में लिख सकते हैं आराम से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने से क्या होता है कि दोस्तों एक अभी सर्वे भी हुआ था और साइकोलॉजी में ये भी बताया, रिसर्च है, अध्ययन है कि जितना ज़्यादा अपन सुनने के बाद में लिखते हैं तो जानकारी ज़्यादा अपने को क्या रहती है, याद रहती है। आदित्य के प्रथम के बाद में आता है राजराज प्रथम जो कि 985 ईस्वी से लगा करके 1014 ईस्वी तक रहते हैं। ये पितामह पराकांत प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये पराकांत किसके पितामह थे, राजराज प्रथम के पितामह थे और इनकी नीति का पालन करते हुए इन्होंने क्या किया, राजराज की उपाधि है जो कि ग्रहण की। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ में देखिए 30 वर्षों का शासनकाल चोल साम्राज्य के लिए सर्वाधिक गौरवशाली रहा। अब देखिए राजराज प्रथम का 30 वर्ष का शासनकाल है जो कि चोल साम्राज्य के रूप में सबसे गौरवशाली शासनकाल के रूप में माना जाता है और रहा भी है। और इन्होंने काम क्या किया, तो देखिए भूमि सुधार में बहुत अच्छे से अच्छे काम किए, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन व अन्य कार्य भी इन्होंने बहुत सारे किए। साम्राज्य विस्तार के रूप में भी, भूमि सुधार के रूप में भी, जन कल्याण के रूप में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य है जो कि इन्होंने किए। अब देखिए नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति इन्होंने दी। नागपट्टनम में राजराज प्रथम ने बौद्ध विहार की अनुमति दी और इसी के साथ में तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर भी इन्होंने बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर भी इन्होंने कहाँ बनवाया, तंजौर में। ये थे राजराज प्रथम। इनका शासनकाल है जो कि चोल साम्राज्य के लिए एक गौरवशाली शासनकाल माना जाता है जो कि 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में आते हैं राजेंद्र प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी के मध्य ये अपना शासन करते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी हैं और इन्होंने 1014 में सिंहासन पर ये बैठे थे। 1014 में सिंहासन पर बैठे और इनकी जानकारी है जो कि हमें तिरुवालंगडू एवं करंदाई अभिलेखों से मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये अपने तमिली शब्द हैं और इनका उच्चारण अपने साहित्य का कम ज़्यादा अपने उच्चारण में कम ही आया है, क्योंकि कम बार ही अपने इस प्रकार के नामों का उच्चारण किया है। तो देखिए तिरुवालंगडू और करंदाई, क्योंकि तमिली शब्द के रूप में कह सकते हैं, दक्षिण भारत के हैं तो वहाँ शब्द ऐसे ही होंगे, तो इनको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो थोड़ा इन्हें देख करके याद करना। तो इन दोनों अभिलेखों से राजेंद्र प्रथम के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है और साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कई विजय अभियान चलाए जिनका विवरण अपने किताब में दे रखा है, लेकिन उनकी जानकारी यदि शामिल करेंगे तो पूरी किताब हो जाएगी। तो साम्राज्य विस्तार के लिए राजेंद्र प्रथम ने विजय अभियान चलाए और इन्हीं के साथ में इन्होंने कला, साहित्य एवं शिक्षा का ये संरक्षक था और इनके क्षेत्र में भी इन्होंने कई सारे काम किए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए वैदिक महाविद्यालय की स्थापना जो कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई, वैदिक महाविद्यालय की राजेंद्र प्रथम हो गया। उसके बाद में आते हैं राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम 1044 से लगा करके 1052 ईस्वी तक ये राजेंद्र प्रथम का क्या है, पुत्र है और 1044 में राजगद्दी पर बैठता है। 1044 में राजगद्दी पर बैठता है और चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित किया। चालुक्य नरेश सोमेश्वर है उसको क्या करता है, ये पराजित करता है। और 1052 में कोपन के युद्ध में लड़ते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय युद्ध क्षेत्र में ही राज्याभिषेक संपन्न कराता है। पहले ऐसे ही होता था, राजा मरता था या फिर बेटा है वो बाप को मार देता था किसी साम्राज्य के लिए।
उत्तराधिकार करने के लिए मान लिया एक राजा के 2-3 पुत्र हैं तो वो आपस में लड़ते थे, उसमें जो पीछे बचा था वो फिर लास्ट में क्या करता था, अपने बाप को ही मार देता। ये जो राजा है उसको कुर्सी छीनने के लिए उसको ही मार देता है। यानी कुर्सी की लड़ाई तो दोस्तों पहले से ही चलती आ रही है, लोग अभी कह रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई है, सब्जी की कुर्सी की लड़ाई है, तो ये तो पहले से चलती आ रही है। और अपन भी क्या कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई यानी कि मेरिट में आना, टॉप पे आना, वो भी कुर्सी की लड़ाई है। तो आप भी लड़िए, मेहनत कीजिए अच्छी। कुर्सी की लड़ाई यहाँ पे भी चलती थी, पहले भी चलती है, अभी भी चल रही है। तो यही कुर्सी की लड़ाई के रूप में इन्होंने, इनका छोटा भाई है वो अपने युद्ध क्षेत्र में क्या करता है, राज्याभिषेक वहीं संपन्न करवाता है जहां युद्ध हुआ। उसकी राजा धीराज प्रथम उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के जस्ट बाद क्या करता है, राज्याभिषेक संपन्न करवाता है। उसके बाद में देखिए वीर राजेंद्र आते हैं। वीर राजेंद्र ये क्या करते हैं, ये पंडित चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी किनारे विजय स्तंभ की स्थापना करवाते हैं वीर राजेंद्र। उसके बाद में अधिराजेंद्र 1017 ईस्वी में आते हैं। ये 1070 में आते हैं, लेकिन क्या होता है, 1017 माफी चाहूंगा, 1017 में आते हैं। और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो कि जनता के विपरीत काम करते हैं, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया जिनकी वजह से जन विद्रोह हुआ और जनता ने इनको क्या कर दिया, मार डाला। इसी के साथ में राजेंद्र सेकंड आते हैं। राजेंद्र सेकंड कुलोत्तुंग फर्स्ट, ये इनका पूरा नाम है, राजेंद्र सेकंड कुलोत्तुंग फर्स्ट। ये आते हैं और ये करों को हटाने वाला राजा इन्हें कहा जाता था, जिन्हें कहते हैं सुगम तवीर्त कहते हैं, यानी कि करों को हटाने वाला राजा इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद में आते हैं राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड आते हैं, ये अंतिम शासक माना जाता है चोल प्रशासन का। और ये 1279 ईस्वी में पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार करके राज्य जो कि समाप्त कर दिया। 1279 में इस पर अधिकार करके चोल राज्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अपना है चोल प्रशासन। ये तो पीछे तो अपने जानकारी हुई, चोल राजा थे जो प्रमुख, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि प्रमुख चोल शासकों के ऊपर प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए। एक आपसे भी प्रश्न है कि आप यदि कुछ इतिहास में ऐसे प्रश्न बनते हैं, अपने बड़े प्रश्न होते हैं ना, उसमें आपने देखे होंगे या फिर आप देखिएगा पुराने पेपर उठा करके, उसमें लिखा होगा टिप्पणी कीजिए, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, मीमांसा कीजिए, समीक्षा कीजिए। ये सारे शब्द आते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। अब उसका आंसर कैसे देना है, आंसर इतिहास में सबसे बड़ी बात यही होती है, जो कि टेक्निकल दिमाग अपनाता है, टेक्निकल दिमाग अपनाता है, वही क्या कर लेता है, अच्छे अंक मार लेता है। अब होता क्या है, टिप्पणी करना उसका आंसर अलग देना होता है, समीक्षा करना उसका आंसर अलग देना होता है, आलोचना करनी होती है उसका आंसर अलग तरीके से देना होता है। एक ही प्रश्न के पीछे यदि इस प्रकार के शब्द जड़े हुए होते हैं ना, तो उनका आंसर अपने को अलग अलग तरीके से देने हुए होते हैं। तो अपन उनको भी समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर कैसे देने हैं। उन्हें अपन इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर, अब हो सकता है कुछ एग्जामिनर है वो नॉर्मली मार्किंग करके आपके मार्क कर देते हैं, लेकिन कुछ नए हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके सामने यदि इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर आते हैं तो उसकी मार्किंग है वो उस हिसाब से होती है। आपने मान लिया 10 नंबर का प्रश्न है या 8 नंबर का प्रश्न है, उनमें अच्छे तरीके से लिखा है, सब कुछ जानकारी दी है, और फिर आप घर आकर के कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ सही था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि जो कॉपी है वो नए टीचर के पास में चली जाती है, और फिर उसकी मार्किंग होती है, टिप्पणी करने के लिए कहा है और समालोचना करने के लिए कहा है। अब समालोचना में आपने टिप्पणी की है तो फिर 8 नंबर का प्रश्न है, तो मैं तो आपको 2, 3, 4 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, क्योंकि उसमें लिखने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। समालोचना कैसे करनी उसका तरीका पूरा चेंज हो जाता है, टिप्पणी में भी पूरा तरीका है जो चेंज हो जाता है। इससे भी दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के बाद में एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें समालोचना कैसे करनी है, लिखना कैसे है कॉपी में, लिखावट कैसे सुधारनी है, उस सारी जानकारी आपको दे दूंगा। यदि आपने लास्ट तक अपने व्यूज बढ़ाए हैं, दोस्तों तक शेयर किया, तो ही यह संभव होगा, नहीं तो काफ़ी दिनों के बाद में आप व्यूज जैसे ही वीडियो पे कम बन आते हैं तो मैं देखता हूँ कि 1000 तक पहुँचेगा, तब तक अगला वीडियो अपलोड करूँगा। यही मेरी रणनीति रहती है। अब देखिए चोल प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चोलों का प्रशासन किस प्रकार से था। तो
मुख्य तौर से केंद्रीय नियंत्रण और उसके बाद में ग्रामीण व स्थानीय नियंत्रण, ये दोनों तरीके का चोल प्रशासन था। बेसिक जानकारी आपको पूछने लायक है। वर्तमान समय में भी ज्यादातर यही चलता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कह सकते हैं, लेकिन पूरी संघात्मक शासन व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए चोल प्रशासन में जो राजा होता था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी और वंशानुगत व्यवस्था प्रचलित थी। इस राजा की सहायता के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे। उच्च अधिकारी को क्या कहते थे? जो ऊपरी लेवल का अधिकारी होता था उन्हें कहते थे पेरुंदनम, और नीचे स्तर का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे शिरोतम, और जो निजी सहायक होते थे उनको क्या कहते थे? उदम कुटुम। उदम कुटुम कहा जाता था। ये जो नाम है ये आपको याद करने हैं और आपको लिखने भी है। चोल साम्राज्य या चोल प्रशासन के बारे में वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन क्या था, तो उसमें शासकों का भी वर्णन करना है और इसके साथ साथ में चोलों का प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्थित था, कौन कौन सी व्यवस्था में था, केंद्रीय नियंत्रण था या ग्रामीण या फिर स्थानीय, जो भी जैसे भी प्रश्न पूछे आपको बेसिकली आपको तैयार रहना है और अच्छे तरीके से आंसर आपको देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैन्य, अब राजा है, प्रशासन है, साम्राज्य है, तो सेना भी होगी। ये भी आपको भी नॉलेज है, सभी को नॉलेज है कि एक राजा है और वो राज्य स्थापित करता, तो उसके पास में सेना तो नॉर्मल बात ही है, होती ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजा के पास में 3 प्रकार की सेना थी। एक तो थी पदाती, एक थी अश्वारोही और एक थी गजारोही, यानी कि जो पैदल चलने वाले सैनिक, और इसके साथ में अश्वारोही यानी कि जो घोड़ों पर जो सवार है वो सैनिक, और इसके साथ में गज यानी हाथी पर सवार है जो वो सैनिक। 3 प्रकार के सैनिक इनके पास में थे, और भी छोटी मोटी सेनाएं थी, लेकिन मुख्य रूप से ये सेना थे। नौसैनिक भी थे, नौसेना भी इनकी थी। तो अब देखिए इनमें गजारोही थे, इनका जो उपनाम क्या है या फिर इनको क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता कुजीर मलर। कुजीर मलर कहा जाता था। अश्वारोही को कहा जाता था कुदिरिचे वगर, और धनुर्धारी जो होते थे उनको कहा जाता था बिल्लीगढ़, और भाला से प्रहार करने में निपुण थे उनको कहा जाता था सेगुंदर, और राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक होते थे उसे कहते थे वेलकोन। ये इनके जो नाम है सैनिकों के। और गजारोही, अश्वारोही, धनुर्धारी और भाला से प्रहार करने में निपुण उनके बारे में। दोस्तों बोरिंग तो लग रहा ही होगा, क्योंकि अपना ये पार्ट ऐसा ही है, इस तरीके का ही है। इसमें देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम की 9 सेनाओं ने, बीच में मैंने लिखा नहीं है, त्रुटि हो गई है, लेकिन देखिए इन्होंने अपनी बेजंती, गांगे क्षेत्र, सिंहल द्वीप, बंगाल की खाड़ी के पार, जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप पर फहरा दी। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई। बंगाल की खाड़ी है जो कि चोल झील बन गई, किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी है वो चोल झील के नाम से बन गई। महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम मुख्य चोल बंदरगाह थे। ये प्रश्न खतरनाक प्रश्न है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। प्रमुख चोल बंदरगाहों के नाम लिखिए, किसी प्रमुख 2 चोल बंदरगाहों के। तो महाबलीपुरम तथा दूसरा कौन सा है? कावेरीपट्टनम। ये प्रमुख 2 चोल बंदरगाह हैं, और ये हुई अपने राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी, प्रशासन के बारे में जानकारी और सेना के बारे में जानकारी। अब है चोल प्रशासन की जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार से थी। तो देखिए दोस्तों, चोल प्रशासन की न्याय व्यवस्था के बारे में, इसमें देखिए दोस्तों, अपन राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और राज्य व्यवस्था में ज्यादातर राजा ही क्या होता है? सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। जो निर्णय करता है वो उसी के हाथ में होता है। राजा है जो कि राजा धर्मासन भट्ट, स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण, यानी को जो स्मृति शास्त्र का ज्ञाता होता था ब्राह्मण, उसकी सहायता से क्या करता था? न्याय करता था। वर्तमान समय में भी यही होता है। राजा यानी कि जो अपन प्रधानमंत्री ले सकते हैं, लेकिन वो जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कानून के बारे में जो भी बयान देते हैं, जो भी तथ्य प्रस्तुत करते हैं, वो केवल अपने मन के तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनकी सहायता के लिए प्रत्येक विभाग से उनके सचिव होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं। वो अधिकारी क्या करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, वो अधिकारी सलाह देते हैं, आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को उपलब्ध करवाते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं वो सारी की सारी फीडबैक जो भी होता है, जो भी योजना होती है वो निर्मित करते हैं, और वही उन्हीं के अनुसार प्रधानमंत्री जी जो है निर्णय लेते हैं। हर जगह मुख्यमंत्री के साथ में भी यही होता है।
क्योंकि उनको सभी का नेतृत्व करना होता है, सभी विभागों का नेतृत्व करना होता है, इसलिए ये व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी। यहाँ पे राजा क्या करता था, धर्मासन भट्ट स्मृति शास्त्र का ज्ञाता, यानी कि वो जो संविधान का ज्ञाता होता था, वर्तमान में भी यही होता है। वकील और अधिवक्ता होते हैं सरकारी स्तर के, वे भी कानूनी दांव पेच, कहीं कोई भी जो भी विधेयक कानून वगैरह जो भी लाते हैं, तो उनमें जो भी नियम प्रणाली लाते हैं, तो उसमें क्या है कि कानूनी दांव पेच न आए तो अधिवक्ता से भी वो फाइल गुजरती है। तो यहाँ पे भी यही स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से क्या लेता था, सहायता लेता था। और नियमित न्यायालयों का गठन किया गया और ग्राम न्यायालय जातीय पंचायत का विधान भी था। नियमित न्यायालय भी थे, उनका भी गठन किया गया, ग्राम न्यायालय भी थे और जातीय पंचायत का विधान भी था। अब देखिए राज्य की आय के स्रोत, न्याय व्यवस्था के बारे में हो गया। राज्य की आय कहां कहां से प्राप्त होती थी, तो पहले तो दोस्तों यही अपन कह सकते हैं कि राज्य की आय है जो कि करों से ही प्राप्त होती थी, ऐसा लग रहा है और लगता भी है प्रत्येक प्रशासन में यही हुआ है, प्रत्येक शासक में यही हुआ है। तो देखिए लग रहा है, तो पढ़ ही लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मुख्य स्रोत भू राजस्व था। क्या था मुख्य स्रोत, क्या था, भू राजस्व था। भूमि कर के अतिरिक्त जो कर भी लिए जाते थे वो निम्न तरीके से यहाँ दे रखे हैं। भूमि कर लिया जाता था, भूमि का मापन किया जाता था। पेड़ वाला मापन है जो कि मापन प्रणाली में प्रस्तुत किया गया था इनके शासनकाल में। पहले भूमि का मापन होता था, उसके बाद में अंकन करके कितना कर लेना है, पूरा निर्धारित व्यवस्थित तरीके से इनका कर व्यवस्था जो कि प्रचलित थी। अब देखिए यहाँ पे भूमि कर के अतिरिक्त और भी कुछ कर थे, वो कौन से कर हैं। ये एक कर लिया जाता था आयम, जो कि राजस्व कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा कर लिया जाता था मने ईरे, ये ग्रह कर के रूप में लिया जाता था। तीसरा कर है गड्ढे ईरे, ये व्यापारिक पर लगने वाला कर था। और उसके बाद में मग्न में, ये व्यवसाय कर के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में आजीवक काशु, ये आजीविका पर लगने वाला कर है। आप जिनकी भी चाहते हैं तो कर देना पड़ता था, ये व्यवस्था थी उस समय की। अब लोकतंत्र में और राजतंत्र में आप अंतर लगा सकते हैं कि कितना क्या फर्क है यार। अपन लोकतंत्र में कितने स्वतंत्र जी रहे हैं, कमाया वो खाया, अपने पास में आया। टैक्स भी कुछ लोग तो नहीं देते हैं, बिल्कुल न के बराबर टैक्स देते हैं। अपना बैलेंस जीरो बता देते हैं, लास्ट में कितने करोड़ों की कमाई की जीरो बता देते हैं। चूना किसको लगा, देश को लगा। लेकिन इस समय तो क्या, आपको जिंदा भी रहना है तो कर देना पड़ेगा। अब कर के बदले क्या मिलता था, कुछ भी नहीं। तो ये थी उस समय की व्यवस्था, इसलिए ये जो राजतंत्र है वो इतना खराब था, इतना जनता का शोषण करने वाला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन हो गया। और उसके बाद में स्थानीय प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अपने देखा। तो इसमें किस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन है जो कि व्यवस्थित तरीके से चलता था। इसमें देखिए साम्राज्यों, प्रांत, जो साम्राज्य है जो कि प्रांतों में विभक्त था। अपने वर्तमान में भी देखिए इंडिया, भारत है जो कि अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं। और अलग अलग राज्यों में क्या गठित किया गया है, राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त जो चुने जाते हैं, वो इनकी मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। तो वे ऐसे ही इनमें भी साम्राज्य के बाद में इनमें जो मंडल में विभाजित करके इनमें भी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। तो मंडलम कहा जाता था इनको, और प्रशासक को मंडल मुंडाली कहलाता था। जो प्रशासक है वो मंडल मुंडाली है जो कि कहलाता था। तो ये जो प्रांत है जो कि वल्लनाडु जो कि कोटम, और नाडु यानी जिला, और कुर्रम यानी ग्राम समूह, इस प्रकार से प्रांतीय व्यवस्था है जो कि प्रचलित थी। अपने वर्तमान में भी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिला अपने राज्य के बाद में जिला, जिले के बाद में कह सकते हैं उपखंड, उपखंड के बाद में कह सकते हैं ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से उस समय भी व्यवस्था है जो कि प्रचलित थी, आपने लिख दिया होगा। साथ साथ में जो भी ये स्लाइड में चेंज करता रहता हूं, तो इसके साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फोन में। स्क्रीनशॉट यदि फोन में ना भी आ रहा हो तो आप कॉपी में लिखते जाइएगा। स्थानीय प्रशासन, इसके बाद में अपना क्या आता है, स्थानीय प्रशासन। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर कमेंट भी पिछले वीडियो में काफ़ी आए थे, इस वीडियो पर भी आप कमेंट करोगे ही, कमेंट नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। कमेंट कर दीजिए बीच बीच में। पिछली वीडियो में भी कहा था कि सर लाइव क्लास लगाइए। अब देखिए दोस्तों, लाइव क्लास में मेरे सारे के सारे वीडियो ग्रामीण क्षेत्र के सब बच्चों तक जाते हैं। स्माइल प्रोग्राम में भी आप तक पहुंचे थे वीडियो। फर्स्ट वीडियो स्माइल प्रोग्राम आप सर्च करोगे, स्माइल प्रोग्राम
मैं सर्च करोगे तो प्रथम वीडियो है जो कि वही मेरा ही है। तो उसमें क्या था, उसमें ये शर्त रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों के पास में बड़े स्क्रीन का फोन नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी बेचारे, मैं मेरे आसपास के विद्यार्थियों की बात बताता हूँ। मेरे आसपास के विद्यार्थी ऐसे संघर्ष परिवार के हैं जिनके घर पे फोन नहीं है, केवल वो जियो वाला फोन आता है, उसमें विद्यार्थी वीडियो देख देख करके पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कोर्स भी काफी सारा कर लिया है। अब कुछ विद्यार्थियों के पास में बड़े बड़े फोन है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये व्यवस्था डेवलप हो चुकी है। तो मैंने यार उस विद्यार्थियों की, काफी सारे विद्यार्थियों की ऐसी व्यवस्था देखी कि यार छोटे छोटे फोन में कैसे यार वो देख पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, फिर भी वो आवाज सुन कर करके अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में। ये मैंने काफी विद्यार्थियों को देखा था। मेरे आसपास का पास की बात कर रहा हूँ। एक तो विद्यार्थी जस्ट मेरे नजदीक का ही है, तो वो जियो की फोन, छोटी सी डिस्प्ले उसकी 1 इंच बाई 1 इंच की, उसमें कैसे देख रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है। उसने भी काफी सारा कोर्स कर लिया, सारे सब्जेक्ट देख रहा है। तो ये सब क्या है, अपन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आप लोग भी यार, मन नहीं बन रहा है, पढ़ाई स्कूल नहीं खुल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, देखिए वो स्कूल खुलना नहीं खुलना वो दूसरा काम है, सरकार का काम है। अपना काम तो क्या है, अपना काम तो पढ़ाई करना है, कर्म करना है। अपन जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आप तक सामग्री मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, यदि मेरी सामग्री अच्छी नहीं लगे तो किसी और टीचर की आपको मिल जाएगी, वो भी देखिए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे चैनल पर आकर के मेरी सामग्री देखिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको जो सामग्री अच्छी लगे वहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए अच्छी। अपने माता पिता के जो ख्वाब है उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो काफ़ी सारे विद्यार्थी केवल फ़ोन लेके बैठ गए और ऐसा ही टाइम पास कर लिया, यार मेरा का कोर्स हो गया, तो ये गलत बात है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी बीच में अपने ऐसी बातें करते रहते हैं, क्योंकि आप बोरिंग नहीं हो ना, इसलिए ये भी एक तरीका है बीच में बात करने का। आप देखिए दोस्तों, स्थानीय प्रशासन में देखिए अपन ने, और सभा, महासभा एवं नगरम के द्वारा संचालित ये स्थानीय प्रशासन है जो कि और सभा, महासभा एवं नगरम के द्वारा क्या होता था, संचालित होता था। इसमें देखिए स्थानीय संचालन का जिम्मा क्या काम करते थे, ये तो देखिए सिंचाई व्यवस्था, भूमि विवरण, लगान एवं करों की वसूली करना, मंदिरों की देखरेख, न्याय आदि प्रशासनिक कार्यों की ये लोग क्या करते थे, स्थानीय प्रशासन का काम होता था। ये जो सिंचाई व्यवस्था है, भूमि विवरण है, लगान, कर वसूली, मंदिरों की देखरेख और न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, ये किसका काम होता था, स्थानीय प्रशासन का होता था। उसके बाद में और है, इसके बारे में देखिए, सामान्य वयस्क पुरुष करदाताओं क्या होती थी, सभा होती थी। और है जो कि सामान्य वयस्क पुरुष करदाताओं की सभा होती थी। और सभा वो महासभा किसे कहते थे, तो ये केवल ब्राह्मण होते थे जो कि आंतरिक स्वायत्ता प्राप्त थी। सभा और महासभा में सब ब्राह्मण होते थे और इन्हें आंतरिक स्वायत्ता भी प्राप्त थी। और केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था, केंद्रीय हस्तक्षेप है जो कि न के बराबर था। उसके बाद में देखिए, ये स्थानीय प्रशासन हो गया। स्थानीय प्रशासन के बाद में अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से पूछा जाएगा कि चोल कला के बारे में आप वर्णन कीजिए। चोल कला क्या है, तो देखिए चोल जो शासक थे वो कला प्रेमी और महान निर्माता थे, कला के प्रेमी थे और महान निर्माता थे। प्रासाद, बड़े बड़े महल, कृत्रिम झीलें, विस्तीर्ण बांध, सुंदर नगर, धातु एवं पाषाण की मूर्तियां, भव्य मंदिर इनकी मुख्य देन है, कह सकते हैं अपन। इन्होंने मुख्य काम किए हैं इन क्षेत्र में। इसके साथ में इन्होंने एक मंदिरों के क्षेत्र में एक छाप छोड़ी है। चोल शासन काल में बहुत ही ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, और वो निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, एक मुख्य शैली भी छोड़ करके गए हैं ये लोग, तो वो शैली है द्रविड़ शैली कह सकते हैं अपन। तो ये द्राविड़ शैली है क्या, इसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिए इस प्रकार की शैली की विशेषता क्या क्या है। द्राविड़ शैली की विशेषता में देखिए, ये विशाल एवं वर्गाकार विमान के रूप में, मध्य में विस्तृत आंगन, ये मंदिरों की शैली है जो द्राविड़ शैली के रूप में मंदिरों का निर्माण है वो इस शैली में हुआ था। तो देखिए मध्य में विस्तृत आंगन, अलंकृत गोपुरम और मंडप, अंतराल सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों का प्रयोग, ये द्राविड़ शैली है, द्राविड़ शैली की विशेषता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं
कि चोलों के द्वारा जो प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था वो मंदिर कौन कौन से हैं। तो देखिए तिरुकटलाई, ये अगला अपना है मंदिर तिरुकटलाई स्थान है, वहां पे सुंदरेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सुंदरेश्वर। उसके बाद में नर्तमलाई, यहाँ पे ये विद्यालय चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ का विद्यालय चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजराज का बृहदेश्वर और फिर राजेंद्र प्रथम का गंगे कोटचौलपुरम तथा कोरंगनाथ, ऐरातेश्वर, त्रिभुवनेश्वर आदि मंदिरों जो प्रमुख रूप से इनके नाम लिए जाते हैं। ये आपने इनका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी है, छांट करके लिखिए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कला के क्षेत्र में मंदिर कला के साथ साथ में एक और कला आती है तक्षण कला। ये क्या है दोस्तों? तो इसमें भी देख लेते हैं तक्षण कला किससे संबंधित है। तो ये उत्कृष्ट तक्षण कला के उत्कृष्ट उदाहरण भी ये प्रस्तुत करके गए हैं, छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, राजा रानियों आदि की पाषाण, कांस्य एवं अष्ट धातु की जो मूर्तियां प्राप्त होती है वो किस कला की है? तक्षण कला की है। इसी के साथ में चोल साहित्य में देखिए दोस्तों, मंदिर तथा ग्राम सभाएं शिक्षा के केंद्र थे। तमिल संस्कृत का प्रचलन था, वो विभिन्न रचनाएं भी की गई थी। तमिल और संस्कृत में विभिन्न रचनाएं भी की गई थी और चोल वंश की मुख्य उपलब्धियों के रूप में अपन कह सकते हैं। फाइनली अपन आंसर पूरे इतने वीडियो को देखा, ये अपना लास्ट पार्ट है। तो पूरे वीडियो को देखने के बाद में अपन किस निष्कर्ष पर पहुंचे? तो देखिए, चोल वंश की मुख्य उपलब्धियां उसका स्थानीय स्वशासन, नौसेना, तमिल ग्रंथ, विशालकाय मंदिर और मूर्तियां हैं। इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि इनका स्थानीय स्वशासन, इनकी नौसेना, इनकी तमिल ग्रंथ, विशालकाय मंदिर और मूर्तियां। तो इसी प्रकार अपना जो लेसन है चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य वो कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ में दोस्तों अपना एक और लेसन है। कहने का मतलब यह है कि अपना चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नैनो एकेडमी, तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट आपने नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। जब मुझे समय मिलेगा मैं आप तक वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छे से अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई है और आने वाले वीडियो में भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।